चलो यार बच्चों, CMA इंटर ग्रुप 1 फिनेंशियल अकाउंटिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट ये वाला टॉपिक चल रहा था, है ना। इसमें आई थिंक हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 देखा है। कुछ बच्चों को बैड डेट की एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है, तो उस एडजस्टमेंट को हमने बहुत आसान करके रखा है। एक बार वापस ध्यान देना, जो बच्चों को बैड डेट के अंदर में प्रॉब्लम आ रही है, ध्यान देना बेटा। देखो, आप सभी ने बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था कंजर्वेटिज्म, राइट? या प्यार से आप लोग इसको प्रूडेंस भी बोलते थे, सही बोल रहा हूं? कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। क्या कहना था इस कॉन्सेप्ट का कि अगर फ्यूचर में कोई एक्सपेंस या लॉस होने वाला है या कोई लाइबिलिटी आने वाली है, कब? फ्यूचर में, तो एक काम करो, उसे आज ही रिकॉग्नाइज कर लो, रिकॉग्नाइज टुडे, है ना। ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, कौन बोलता है? कंजर्वेटिज्म। कि फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंसेस या लॉसेस है तो उसे आज रिकॉग्नाइज करना है, राइट? ऐसा कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस अकाउंटेंट को कहते हैं। इसीलिए जब भी आपको लगता है कि डेटर्स शायद पैसा नहीं दे पाएंगे, सर कैसे लगेगा? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, यस और नो। मान लो मुझे किसी डेटर से 10 लाख रुपए लेना है और उस डेटर पे इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है, उस डेटर पे इंसॉल्वेंसी का केस चल रहा है, तो हो सकता है वो पैसा ना दे पाए, यस और नो। तो इसीलिए मैं पहले से प्रिपेयर हो जाता हूँ कि शायद पैसा डूबने वाला है, इसीलिए मैं पहले से प्रिपेयर हो जाता हूँ कि शायद पैसा डूबने वाला है, यस और नो, बरोबर? सो ध्यान देना सभी ने। और मैं अभी से उस बैड डेट के लॉस के लिए क्या करता हूँ? प्रोविजन क्रिएट करता हूँ या रिजर्व बना लेता हूँ। प्यार से आप लोग उसको प्रोविजन फॉर बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या रिजर्व फॉर बैड डेट या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, चारों में से जो कहना है कह लो, आप ऐसे ही बोलते हो। अब मान लो आपको लगता है कि फ्यूचर में कितना पैसा डूबने वाला है? 100 रुपीज़। तो आपने अभी से RDD क्रिएट कर लिया, कितने का? 100 का, राइट? RDD आपने क्रिएट कर लिया। कैसे क्रिएट किया? फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज रिकॉग्नाइज किया। सो आपने आज RDD क्रिएट किया 100 का, तो आपने इसके लिए एंट्री पास की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू RDD। सर ये तो पैसा डूबने वाला है, तो डेटर को कम करो ना। ना, डूबा नहीं अभी तक, डूब सकता है। डेटर कब कम होते हैं? इंडिविजुअल डेटर कब कम होते हैं? ग्रुप डेटर नहीं। बैलेंस शीट के असेट साइड में जो हेडिंग दिया रहता है डेटर्स, उसमें बहुत सारे डेटर्स होते हैं, उस ग्रुप को कम नहीं करना है। इंडिविजुअल डेटर कब कम होते हैं? जब एक्चुअल में बैड डेट होता है। अभी तक एक्चुअल में हुआ है क्या? हमें ऐसा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे किसी इंडिविजुअल डेटर को क्रेडिट किया है क्या? नो नो, मैंने किसी इंडिविजुअल डेटर को क्रेडिट नहीं किया, मैंने रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट बना लिया, राइट? सो P&L अकाउंट डेबिट, फ्यूचर में होने वाले लॉस को मैंने आज रिकॉग्नाइज कर लिया। हाँ बेटा, मैं वही बता रहा हूँ, फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज रिकॉग्नाइज कर लिया। P&L अकाउंट डेबिट टू RDD। अब आ गई है वो फ्यूचर की घड़ी, देखो, और हमें पता चला कि 80 रुपीज़ डूब गए। ये हमें लगता था, एक्सपेक्टेड, और ये एक्चुअल में कितना डूबा? एक्चुअली कितना बैड हो गया? 80। अब यहाँ पे मैं क्या एंट्री पास करूँगा? मैं तो ऑलरेडी प्रिपेयर था ना, मैं तो ऑलरेडी प्रिपेयर था। देखो ऑलरेडी मैंने तो लॉस बोल के डेबिट भी कर दिया था, यस और नो। सो अब 80 रुपीज़ डूबा, मुझे कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं चिंता मुक्त हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने कितने की प्रोविज़न क्रिएट करके रखी थी?
100 की। मैं 100 के लॉस के लिए प्रिपेयर था, लॉस 80 का ही हुआ। सो मैंने रिजर्व और डाउटफुल डेट बना के रखा था 100 का, 80 डूब गया, तो मैं रिजर्व और डाउटफुल डेट को यूज करूंगा ना। तो देखो मैं आरडीडी को यूज कर रहा हूं 80 टू। अब बोलो इंडिविजुअल डेटर, ठीक है क्या? इंडिविजुअल डेटर, ये बात समझ में? बोलो इसके बाद बैलेंस इन आरडीडी कितना है अभी भी? 100 माइनस 80, 100 क्रेडिट हुआ, 80 डेबिट हुआ। अभी भी 20 का बैलेंस है क्या? नेक्स्ट ईयर में आरडीडी का ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 20। और नेक्स्ट ईयर आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 20%, और डेटर्स थे 1000 रुपए के। तो कितने की प्रोविजन क्रिएट करना है टोटल? 1000 का 20% 200। सो आपको इफ given in the question that RDD required 20% of debtors, और डेटर्स आपको समझाने के लिए कितने हैं? 1000। Therefore अब बताओ आप क्या करोगे? आपके पास रिक्वायर्ड आरडीडी है 200, कैसे आया? 1000 रिक्वायर्ड आरडीडी, 1000 इंटू 20%, बट we have opening balance already balance in RDD कितना था? 20। therefore further RDD to be debited to P&L में कितना डेबिट करेंगे? ओनली 180। सो एंट्री करोगे P&L अकाउंट डेबिट टू न्यू RDD और RDD। अब बताओ आरडीडी में बैलेंस कितना हो गया? पुराना वाला 20 और ये नया 180, अपने आप हो गया क्या 200? आपने ओल्ड आरडीडी को माइनस किया है क्या? माइनस किया है ना, देखो ना, ये ओल्ड था ना, ओल्ड, ये था ओल्ड आरडीडी, इसको माइनस किया ना फर्दर आरडीडी को निकालने के लिए, राइट? सो इन्हीं सारे सिनारियो को और पिक्चर को मद्देनजर रखते हुए हमने हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला बना लिया। जब कभी भी बैड डेट होगा, ट्रायल बैलेंस में अगर ऑलरेडी बैड डेट दिया है मतलब ऑलरेडी उसकी अकाउंटिंग हो चुकी है, मतलब ऑलरेडी डेटर से माइनस हो चुका है, तभी तो ट्रायल बैलेंस में आए ना। ट्रायल बैलेंस में कौन से बैलेंस आते हैं? जिनकी अकाउंटिंग हो जाती है, कोई कबूतर छोड़ के नहीं जाता है वहाँ पे। ट्रायल बैलेंस में अगर कोई बैलेंस आया मतलब उसकी अकाउंटिंग हो चुकी है। आज सो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया हुआ है, आपने इसको कहाँ लिख दिया? P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट में और बैड डेट दिया है, मतलब उसकी अकाउंटिंग होना बाकी है। उसको आप लोग प्यार से बाइफरकेट करने के लिए न्यू बैड डेट बोल देते हो। ये कहाँ पे दिया है? एडजस्टमेंट में, राइट? फिर आपको एडजस्टमेंट में ये भी बोला है कि 20% आपको आरडीडी क्रिएट करना है, ये एडजस्टमेंट में बोला है। मतलब फ्यूचर में 20% का लॉस होने वाला है तो उसे आज रिकॉग्नाइज करो। तो अगेन कहाँ लिखेंगे? P&L में। लिख दूं क्या? P&L में लिखेंगे ना, यस और नो? बराबर ना? लिख दिया। सो मैं 200 का आरडीडी क्रिएट करने वाला था, लेकिन ओल्ड आरडीडी ऑलरेडी मेरे पास 20 का था, तो मैंने उसे माइनस किया। क्या? माइनस ओल्ड आरडीडी, तो हमें नेट फिगर मिल जाती है। अमाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
इसीलिए मैंने सिंपल सा फॉर्मूला बना दिया। बैड डेट ये कहाँ दिया है? ट्रायल बैलेंस में। न्यू आरडीडी कहाँ पे दिया है? एडजस्टमेंट में। ओल्ड कहाँ पे दिया है? ट्रायल बैलेंस में। इसीलिए ये इसके आपको दो इफेक्ट दिखेंगे। न्यू बैड डेट का ये पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट न्यू बैड डेट का कहाँ जाएगा बेटा बताओ तो? बैलेंस शीट के असेट में डेटर्स कम हो जाएंगे, ये दूसरा इफेक्ट। और इसके भी दो इफेक्ट दिखेंगे न्यू आरडीडी के, ये पहला इफेक्ट, और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड में डेटर्स में से कम हो जाएगा। इंडिविजुअल डेटर से नहीं, ग्रुप से पूरे। एडजस्टमेंट में है मतलब अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है, मतलब उसके दो इफेक्ट आने वाले हैं। अब इसके अंदर में कहीं पे भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। मैंने पूरे स्टोरी को इस इतने से चार्ट के अंदर में समराइज कर दिया। दैट्स इट। ये पहला और ये दूसरा इफेक्ट। कहीं किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार प्लीज पूछो बेटा। यो कल एक बच्चे ने डाउट भेजा था कि सर एक बार प्रोविजन वाला बता देना। अब एग्जाम में आपको ये सब इतना सब कुछ नहीं करना है। एग्जाम में आपको क्या करना है? ट्रायल बैलेंस में बैड डेट दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में आरडीडी, एक जगह डिस्क्लोजर, ओल्ड आरडीडी और ओल्ड बैड डेट। न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी के दो इफेक्ट, एक P&L के डेबिट में और दूसरा बैलेंस शीट के असेट से डेटर में कम। सिंपल, पक्की बात। एनीबडी, जो बच्चे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग अभी देख रहे बेटा, चले आगे? पक्का? ओके, ऑल सेट? समझा? वेरी गुड। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिसेस सक्सेना as on 31st March 22, after making necessary adjustment for depreciation and fixed asset, outstanding and accrued item। भाई साहब थैंक यू बोलो इनको। डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कर दिया, फिक्स एसेट का जो भी एडजस्टमेंट है कर दिया, आउटस्टैंडिंग अक्रूड आइटम का कर दिया, और जो भी डिफरेंस आया वो हमने सस्पेंस में डाल दिया। किधर है सस्पेंस? देखो तो, ये क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, डेबिट साइड की टोटल कम थी, इसीलिए डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर कर दिया? सस्पेंस अकाउंट में। आ जाओ, चाहते क्या ये हमसे पता नहीं है। ऑन द सब्सिक्वेंट स्क्रूटिनी फॉलोइंग मिस्टेक्स वर नोटिस। अ न्यू मशीनरी वॉज परचेज फॉर ₹50,000 बट द अमाउंट वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू द फर्नीचर अकाउंट। न्यू मशीनरी परचेस किया था मैंने, बराबर है, 50,000 का, बट अमाउंट कहाँ पोस्ट कर दिया? फर्नीचर अकाउंट में। ध्यान देना, मशीनरी परचेस किया था तो मैंने एंट्री पास किया होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सही है ना? ऐसे लिखा होगा कि फर्नीचर लिखा होगा? यहाँ पे मशीनरी लिखा होगा ना, लेकिन गलती हुई है पोस्टिंग के समय। गलती कहाँ पे हुई है? पोस्टिंग में। मतलब एंट्री सही हुआ है, पोस्टिंग के समय गलती की है। चलो, पोस्टिंग कहाँ करना चाहिए था? मशीन के डेबिट में टू बैंक, बरोबर, और बैंक के क्रेडिट में बाय मशीन। तो इन्होंने कहाँ गलती कर दिया? पोस्टेड टू द फर्नीचर अकाउंट। कहाँ पोस्ट करना चाहिए था? मशीन में तो पोस्ट किया नहीं, उल्टा फर्नीचर में पोस्ट कर दिया। फर्नीचर में साइड सही है कि गलत है? कुछ बोला नहीं, मतलब साइड सही है। और अमाउंट कितना लिख दिया? अरे रे, समझ में है गलती क्या किया?
गलती पोस्टिंग के समय हुई है। जब कभी भी पोस्टिंग एरर है तो समझ जाओ वो सिंगल साइड एरर है। क्यों? क्योंकि पोस्टिंग एट ए टाइम एक अकाउंट में होता है, ऐसे दो हाथ से दो अकाउंट में पोस्ट नहीं करते एट ए टाइम। पोस्टिंग कब होता है? एट ए टाइम एक अकाउंट में। ये गलती समझ में आई क्या रे सभी को? हो गया, काम खत्म। ब्रह्मांड का सबसे आसान टॉपिक रेक्टिफिकेशन। जो गलत हो गया उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था उसे अभी कर दो। क्या गलत हुआ बताओ तो? फर्नीचर के अकाउंट में डेबिट में लिख दिए 5000, ये सही है कि गलत है? गलत है। रिवर्स करूँ क्या? सो टू फर्नीचर 5000, बस रुको, इतना ही गलत हुआ है, इतना ही रिवर्स किया। क्या करना चाहिए था रे? मशीन डेबिट करना चाहिए था, रिक्वायर्ड, ये तो किया ही नहीं ना। अब कर दो मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000, सिंगल साइड एरर है, दूसरा इफेक्ट मालूम नहीं है, टू सस्पेंस 45,000, ये आ गया पहले वाले का रेक्टिफिकेशन। दूध पीता बच्चा भी करेगा, इजी एकदम। जो गलत हुआ उसे रिवर्स किया, जो करना चाहिए था अभी कर दो। क्या गलत हुआ? फर्नीचर के डेबिट में लिख दिया, ये गलत है, टू फर्नीचर करो। क्या करना चाहिए था? मशीन को डेबिट नहीं किया था ना, अब कर दो, डिफरेंस सस्पेंस में डाल दो। और जो भी पोस्टिंग रिलेटेड एरर है हर बार ध्यान रखना वो सिंगल साइड एरर है, बरोबर है? डन। आ जाओ। एक बच्चे ने बोला सर आपने पिछले क्वेश्चन में जो कमीशन वाला पॉइंट बताया था, क्या आप वो एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? जी हाँ, जनरल मैनेजर का कमीशन था 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, और वर्क्स मैनेजर का कमीशन था 12% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर्स कमीशन। आ जाओ, ये देख, छोड़ना सारी चीज़ें, यही बताता हूँ। जनरल मैनेजर को कितना कमीशन था? 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन, को P1 लिख देता हूँ, बरोबर। और वर्क्स मैनेजर को कितना कमीशन था? कितना था बेटा? 12% है ना? 12% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग जनरल मैनेजर्स कमीशन। दोनों में से किसका कमीशन पहले निकालना पड़ेगा? फिर वर्क मैनेजर का, क्योंकि इसका कमीशन बिफोर जनरल मैनेजर कमीशन है। तो बहुत आसान है, पहले ये निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, ये डिसाइड कर लिया। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये क्रेडिट के सारे आइटम, ये डेबिट के सारे आइटम, और यहाँ पे फिगर आ गई। और अभी तक कमीशन ना जनरल मैनेजर का माइनस किया ना वर्क्स मैनेजर का माइनस किया। मतलब ये जो प्रॉफिट आया यहाँ पे, ये बिफोर जनरल और वर्क्स मैनेजर का कमीशन है, बिफोर ऑल कमीशन। इस प्रॉफिट के ऊपर वर्क्स मैनेजर का कमीशन आ जाएगा, खेल खत्म, इजी पीसी। जो इंग्लिश में लिखा था उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर दिया। वर्क्स मैनेजर का आ गया, वर्क्स मैनेजर का कमीशन माइनस करने के बाद, अब ध्यान देना, अब वर्क्स मैनेजर का ये प्रॉफिट आया, इसको बोलूँगा मैं, समझ लो प्रॉफिट, ये देखो स्टार मार्क, प्रॉफिट बिफोर ऑल कमीशन, बरोबर है? स्टार मार्क, ये एक फिगर आ गई। मैं इसके ऊपर निकालूंगा, वर्क्स मैनेजर का कमीशन कितना था? 12% ऑफ द प्रॉफिट था ना, वर्क्स मैनेजर्स कमीशन 12%, ये आ गया। अब बचा क्या? प्रॉफिट आफ्टर वर्क्स मैनेजर कमीशन बट बिफोर जनरल मैनेजर्स कमीशन, राइट? मतलब ये आ गया मेरे लिए, दैट मीन्स ये है प्रॉफिट बिफोर जनरल मैनेजर्स कमीशन। सही है ना? आफ्टर क्यों बोलना पड़ता है? आफ्टर वर्क्स मैनेजर, प्रॉफिट है तो खर्चों के बाद का ही होगा, लेकिन कौन से खर्चे के पहले का प्रॉफिट है? वर्क्स मैनेजर के कमीशन के पहले का प्रॉफिट। सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वही मैं लिख रहा हूँ। और वर्क्स मैनेजर के लिए क्या बोला था? जनरल मैनेजर के लिए क्या बोला था? जनरल मैनेजर को कमीशन मिलेगा
10% ऑफ प्रॉफिट, 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन। मतलब वर्क्स मैनेजर को, सॉरी जनरल मैनेजर को कितना कमीशन मिलेगा, उसका कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट पे। लेकिन सर पहले उसका कमीशन निकालो तो सही, तब उसका कमीशन डिपेंडेंट है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पे, और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन निकलेगा उसका कमीशन माइनस करने के बाद। अरे अपन तो विशियस सर्कल में फंस गए। तो यहां पे हमारी मदद करने पैदा हो गया मैथ्स। तो मैथ्स क्या कहता है, रुको कितना बोला है, ये कौन सा प्रॉफिट आया हमारे लिए, बिफोर, और परसेंटेज किस पे है, आफ्टर। आफ्टर को P1 बोल दिया तो बिफोर को P0 बोल दो, बराबर है। सो परसेंटेज है, जनरल मैनेजर का कमीशन है 10% ऑफ P1। परसेंटेज जो अमाउंट पे दिया वो अमाउंट पता नहीं है, तो बचपन में 100 अज्यूम करना सीखा था परसेंटेज के कैलकुलेशन। कमीशन 10 है, देयरफॉर P0 कितने आ जाएगा, 110, बरोबर ना। हमें बोला है कि 10% है ऑन प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन, और प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन हमें नहीं मालूम, इसीलिए 100 अज्यूम किया। जब कभी भी रेशोस के कैलकुलेशन में परसेंटेज जो फिगर पे दिया है वो फिगर अगर नहीं मालूम है तो 100 अज्यूम कर लो। और इसके ऊपर कमीशन कितना है, 10, तो 10 आ गया क्या। सो तुम बताओ, कमीशन माइनस करने के बाद प्रॉफिट 100 रुपए है, तो कमीशन माइनस करने के पहले का प्रॉफिट कितना रहेगा, 110। कॉमन सेंस। 10 रुपए की पानी पूरी खाने के बाद आपके जेब में 100 है, तो 10 रुपए की पानी पूरी खाने के पहले कितने रहे होगे, 110। सिंपल, खेल खत्म हो गया। अब इसका तीनों के संबंधों के बारे में पता चल गया। अब तीनों में से कोई एक भी फिगर अगर मुझे पता है तो मैं बचे भी दोनों फिगर कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, जी हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। तीनों में से एक फिगर भी अगर पता चल गई, तीनों में से कौन सी पता है, P0, ये अभी निकाली थी, P0 ये आ गई, देयरफॉर ये कितना, सो P0 x अपॉन 110, ये अगर 110 है तो 10 यानी कितना, ये आ गया आपका जनरल मैनेजर का कमीशन, राइट। सेम चीज मैंने कल भी बताई, एक बार आप लेक्चर रिपीट करके भी देख सकते थे, बट सोचा एक बार बता दो। क्लियर है, चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था हमारा। 6 में एडजस्टमेंट्स दिए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ₹5,600 वॉज ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन द लेजर। डेटर से पैसा मिला, लेजर में पोस्ट ही नहीं किया। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ जितने भी एडजस्टमेंट का मैं वर्किंग लिखवा के दे रहा हूँ, ये पूरा वर्किंग था 1 का, ये आप लिख रहे हो क्योंकि ये ब्रह्मांड की कोई किताब में दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, राइट। बाद में नहीं तो फिर अभी जैसे बच्चे को डाउट आया वैसा बाद में सोचोगे अब मैं क्या करूँ। दूसरी एडजस्टमेंट में बोला है कि डेटर से जो पैसे मिले वो पोस्ट करना भूल गए 5,600। मुझे बताओ क्या एंट्री रहेगी। बोलो, हाँ। डेटर से जो पैसे आए पोस्टिंग करना रह गया। अगेन फिर से ध्यान दो, डेटर से पैसे आए, कैश टू डेटर, कितने पैसे आए, 5,600, 5,600। दूसरी वाली एडजस्टमेंट चल रही है। जर्नल एंट्री इसकी हो गई क्या, जर्नल एंट्री सही हो गई। लफड़ा कहाँ हुआ है मालूम है, पोस्टिंग में। सो कैश के डेबिट में 5,600 इन्होंने लिख दिए होंगे। सर क्यों, क्योंकि ये कैश बुक है, प्राइमरी बुक है, प्राइमरी बुक में एंट्री हो गई रहेगी, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यस और नो, सब्सिडायरी बुक। पोस्टिंग छूटी है मतलब कहाँ पे छूटी है, कंफर्म डेटर के क्रेडिट में 5,600 लिखना भूल गए। गलत नहीं लिखा, लिखना ही भूल गए, ठीक है। अब लिख दो, लिखना भूल गए ना, अब लिख दो, हो गया, रेक्टिफिकेशन टॉपिक खत्म। चलो
डेटर्स को क्या करना भूल गए? क्रेडिट भूल गए ना। चल, क्या करना चाहिए था? डेटर्स को क्रेडिट करना चाहिए था। किया क्या? नहीं। क्या कर दिया? कुछ नहीं। क्या कर दिया? कुछ नहीं। कुछ नहीं का उल्टा, जो गलत कर दिया उसे रिवर्स करो। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं का रिवर्स भी कुछ नहीं। और क्या करना चाहिए था? डेटर को क्रेडिट करना चाहिए था। अब कर दो। सो टू डेटर अकाउंट 5-600, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5-600। पोस्टिंग रिलेटेड एरर, ये सिंगल साइड एरर है ब्रह्मांड की, और सिंगल साइड एरर के अंदर में सस्पेंस अकाउंट की मदद लेनी होगी। कुछ था रे इसमें, वही तो 2 स्टेप है। जो गलत कर दिया उसे रिवर्स करो, जो करना चाहिए था उसे अब करो। जो गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया? या यहां पे गलत क्या किया? कुछ नहीं किया। ओमिशन किया मतलब कुछ नहीं किया ना। कुछ नहीं का रिवर्स कुछ नहीं। और क्या करना चाहिए था? डेटर को क्रेडिट करना चाहिए था। डेटर को क्रेडिट करना चाहिए था। अब कर दो। कर दिया, बरोबर। चलो आगे, डन। नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज बट नो एंट्री वॉज पास। ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए गुड्स विड्रॉ किया, उसका पूरा का पूरा एंट्री छूट गया। अब एंट्री छूट गया मतलब डेबिट क्रेडिट दोनों इफेक्ट छूटे। पोस्टिंग में गलती हुआ मतलब कोई तो एक जगह पे गलत हुआ। पोस्टिंग में गलती हुआ तो सस्पेंस अकाउंट की यूज मदद लेते बेटा हम लोग। एंट्री छूट गई मतलब दोनों इफेक्ट छूट गए। बोलो क्या एंट्री रहेगा? ड्रॉइंग टू परचेस। क्या करना चाहिए था? ड्रॉइंग टू परचेस। क्या कर दिया? कुछ नहीं। कुछ नहीं का उल्टा कुछ नहीं। जो करना चाहिए था अब कर दो। ड्रॉइंग टू परचेस हो गया। तीसरे वाले का आंसर क्या है? ड्रॉइंग टू परचेस। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आंसर तो दूध पीता बच्चा भी देख लेगा। क्वेश्चन समझो अच्छे से, समझ में आया? इन्होंने बोला गलतियां पहले सुधारो और उसके बाद फाइनल अकाउंट बनाओ। फाइनल अकाउंट तो कोई भी बना लेगा, चीज़ें उठा उठा के जगह पे रखनी है। बर्तन वाली बाई बर्तन धो के चली गई, सारे बर्तन एक जगह रख दिए, कटोरी चमचा थाली है ना, सब कुछ कढ़ाई, और आपको बस उठा के जगह पे रखना है। कटोरी ट्रेडिंग में, चमचा P&L में, थाली बैलेंस शीट में, उठा उठा के सामान ही तो जगह पे रखना है। मेन काम तो कर दिया ना उसने, ट्रायल बैलेंस बना दिया। सारे बर्तन एक जगह पे रख दिए, सारे बैलेंसेस एक जगह रख दिए, मतलब ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंसेस से उठा उठा के आपको रखना है जगह पे। बट उसने इस बार क्या किया? कुछ बर्तन में अभी भी झूठा लगा हुआ है, धोए नहीं ठीक से, गलतियां कर दी। उस गलतियों को हम लोग क्या कर रहे हैं? रेक्टिफाई। तो हम लोग वो बर्तन को फिर से धो रहे हैं जो खराब है, मतलब रेक्टिफिकेशन एंट्री कर रहे हैं। फिर हम लोग धो के वापस वो बर्तन जगह पे रख देंगे, वहां से फिर फाइनल अकाउंट बना लेंगे। और है क्या इसमें? डन। चलो आगे। आगे क्या बोला है? गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, इसका एंट्री हो जाएगा ड्रॉइंग टू परचेस। परचेस कहाँ रहता है? ट्रेडिंग के डेबिट में। या तो डेबिट साइड से परचेस माइनस करो, या तो क्रेडिट साइड में लिख दो गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। दोनों में से कोई तो एक कर सकते ना। नेक्स्ट, सेल इंक्लूडेड 30,000 एड्स गुड्स सोल्ड for cash on behalf of Thakural, who allowed 15% commission on such sale, which effect is to be given? Which effect is to be given? बोलो तो बेटा। सेल included 30,000 as goods sold for cash होना चाहिए था ना यहाँ पे, sold cash on behalf of Thakural, वो allowed 15% commission on such sale, which effect is to be given? आ जाओ, ये हम है। हम कौन है बेटा? हमारा नाम है इस बार, हमारा नाम है सक्सेना। सो हम है सक्सेना, ये है ठकुराल। ठकुराल ने हमें माल दिया और हमने आगे वो माल बेच दिया, बराबर है ना? कितने में बेचा? फॉर 30,000। हमने फर्दर सेल किया, हमने फर्दर सेल किया। किसके बिहाफ में? ठकुराल के बिहाफ में, ऑन बिहाफ ऑफ ठकुराल। और इसके लिए हमें कमीशन कितना मिल रहा है?
10%, 15%, राइट, हो गया। बस इस ट्रांजैक्शन का एंट्री करना बाकी है। बताओ क्या एंट्री करेंगे? पहले तो कितनी एंट्री आएगी, कितनी एंट्री आएगी बोलो। पहले मैं माल बेचता हूँ ठकुराल के बिहाफ में। हाँ, वो माल मेरा है कि ठकुराल का है? ठकुराल। मेरा सेल है कि ठकुराल का सेल है? ठकुराल का सेल है। मेरे सेल में तो नहीं आना चाहिए था ना, बरोबर ना। सेल्स इंक्लूडेड 30,000 एज अ गुड सोल्ड फॉर कैश ऑन बिहाफ ऑफ ठकुराल, वो अलाउड 15% कमीशन। एक्चुअल में मैंने मेरे सेल में लिख दिया, नहीं लिखना चाहिए था। सेल को कम करूं क्या? सेल का क्रेडिट बैलेंस कम करना है तो डेबिट करो। और ये पैसा मेरे पापा का है या ठकुराल का है? ठकुराल का। मतलब ठकुराल को देना पड़ेगा। जब भी किसी पार्ट या पर्सन को पैसा देना है तो पार्ट या पर्सन मेरा क्या बन जाता है? क्रेडिटर। तो ठकुराल मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। ये एंट्री समझ में आई? सेल टू ठकुराल। उसके बाद चल भैया ठकुराल कमीशन लेना है तो उससे, जब भी किसी पार्ट या पर्सन से कुछ लेना है तो पार्ट या पर्सन मेरा क्या बन जाता है? डेटर। सो ठकुराल मेरा डेटर बन गया। और कमीशन लेना है उससे, कमीशन मेरे लिए इनकम है क्या? 4500 कैसे आया? 30,000 इंटू 15%। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो एक बार पूछो। इजी पीजी। फाइनल अकाउंट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बट ये फाइनल अकाउंट 12th वाले रे। 12th में इससे टफ सम थे। सोचो ना, मतलब इंस्टीट्यूट किस लेवल पे आ गई है। 12वीं के फाइनल अकाउंट के सम सीएम में इंटर में दे रही है, सारे सम। सब पेपर में भी ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही। सर फिर थोड़ा टफ कब रहेगा फाइनल अकाउंट कंपनी का? ग्रुप 2 में। कंपनी का फाइनल अकाउंट कहाँ पे है? ग्रुप 2 में। सोल प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप और एनपीओ का कहाँ पे है? ग्रुप 1 में। और ये सोल प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप एनपीओ का हमने 12th में बनाया था। 12th की बुक के सम सॉल्व कर लो, चाहे ये सॉल्व करो, एक ही बात है। और जिसने सीबीएसई से किया होगा उसका तो 12th का ज़्यादा टफ था इससे। सोचो, कोई बड़ी बात है, आराम से क्लियर होता है कि नहीं सब्जेक्ट, है ना। सारे सम मैंने हर एक सम इसका देखा। 11th 12th का मिक्सचर है, रेक्टिफिकेशन प्लस फाइनल अकाउंट। रेक्टिफिकेशन 11th में पढ़ा था ना, छोड़ो, फाउंडेशन में तो पढ़ाया है मैंने, राइट। चलो आगे। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू, सर रेक्टिफिकेशन कैसे करते? बोला है ना, जो गलत हुआ उसे रिवर्स करो और जो करना चाहिए था अभी कर दो। डन डन। आ जाओ। एक बच्ची बोल रही 3rd पॉइंट वापस बता दो। कुछ नहीं बेटा, गुड्स विदड्रॉ किया ओनर ने, उसका एंट्री नहीं हुआ, अब कर लो ड्रॉइंग टू परचेस। You are further told that closing stock on the physical verification amounted to 47,500। दो इफेक्ट दे देंगे इसके, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, बैलेंस शीट के असेट में। Depreciation on machinery and furniture has been provided at 15% and 10% respectively on reducing balance system। Full year's depreciation is provided on addition। जो भी एडिशन हुआ उसके ऊपर फुल ईयर का डिप्रिसिएशन। सर ये क्यों दिया? अरे बाबा, अगर एडिशन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, DURING, ड्यूरिंग द ईयर, तो आप लोग क्या अज्यूम करते हो? 6 महीने का लेते हो ना उस पर। इन्होंने बोल दिया भैया 6 महीने का मत लेना, पूरा ले लेना। सर मतलब ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च को, और 31 मार्च को सुबह भी कोई असेट खरीदा तो भी शाम में उसके ऊपर पूरा 1 साल का डिप्रिसिएशन लेना है? हाँ, यही मतलब है उसका। आपका काम आसान किया ना, खुशी मनाओ ना यार। आपको कैलकुलेशन करने का काम नहीं है, असेट कब खरीदा उसकी डेट देखने की जरूरत नहीं है। असेट खरीदा 1 मार्च को, कितने महीने का डिप्रिसिएशन आना चाहिए था? 1 मंथ का। आपको ऊपर कितना लेना है इस क्वेश्चन में? फुल ईयर का। जो भी एडिशन हुआ, बैलेंस शीट बनाने के 5 मिनट पहले भी असेट खरीदा तो भी 5 मिनट का डिप्रिसिएशन नहीं आएगा, फुल ईयर का। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, बट क्वेश्चन में बोला है ना तो कर लेने का। डन। कर पाओगे क्या? शुरू करो फटाफट से, बगैर टाइम वेस्ट किए।
लिखो मिस्टर सक्सेना। हो गया, सब कुछ बता दिया, अब जल्दी जल्दी से सॉल्व करो। मैं आगे के अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट करता हूँ आप लोगों के लिए। क्या करता हूँ? सेट। करो फटाफट से, चलो। क्वेश्चन है सभी के पास, फुल स्पीड में सॉल्व करना है। सक्सेना। चलो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आगे आने वाले, बहुत ही प्यारे प्यारे। गुल्लू गुल्लू। फाइनल अकाउंट बनाना है बेटा, फटाफट से बना लो। हाँ हाँ, सिर्फ क्या क्या क्या? वाह, कैसे सवाल पूछ लिया बच्चों ने। तुम ही जवाब दो इसका, बाकी बच्चे। एक बच्ची सवाल पूछ रही है, ट्रायल बैलेंस में जो डिप्रिसिएशन दिया है वो कहाँ जाएगा? ओनली प्रॉफिट एंड लॉस। रीजन, ट्रायल बैलेंस में है मतलब अकाउंटिंग हो चुकी है, बरोबर है क्या? अकाउंटिंग हो चुकी है तो वो आइटम ओरिजिनल क्या है उसे पूछना। और डिप्रिसिएशन चीख चीख के बोल रहा है कि मैं खर्चा हूँ, खर्चा है तो कहाँ जाएगा? P&L। डन। एक सेकेंड ना, मैं एक नोट्स तो ले लेता हूँ मेरे लिए।
चलो यार बच्चों आ जाओ, फटाफट से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 3.6। हाँ, क्या क्या बनाने बोला है शॉर्टकट में लिख लो, ऊपर हेडिंग दे देना सक्सेना। अब आप लोगों को फॉर्मेट बताने की जरूरत नहीं ना, फॉर द ईयर एंडेड लिखो, ये लिखो, वो लिखो, लिखोगे ना आप बरोबर। ट्रेडिंग के नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, पी एंड एल के नीचे फॉर द ईयर एंडेड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड, राइट साइड क्रेडिट साइड, और यहां पे बैलेंस शीट एज ऑन डेट, लेफ्ट साइड लाइबिलिटी, राइट साइड असेट साइड। डन। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट जो कि ट्रू और करेक्ट पिक्चर शो करेगा, मतलब रेक्टिफाई करने के बाद। बरोबर है, मैंने सारी एडजस्टमेंट आपको लिखवा के दे दी है। चलो ट्रायल बैलेंस से शुरू करो, ट्रायल बैलेंस से शुरू करो बेटा। बोलो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले आइटम क्या दिया हुआ है इधर लेफ्ट साइड में? मशीनरी। दिख रहा है क्या क्वेश्चन में? बोलो मशीन कहाँ जाएगा? मशीन जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में। मशीन पे एडजस्टमेंट थी क्या थी? सॉरी, हाँ बोलो बेटा, मशीन पे क्या एडजस्टमेंट थी? बोलो ना। मशीन का बैलेंस है 1,70,000। हाँ, मशीन के लिए 15% डिप्रिसिएशन था, और भी कुछ लफड़ा भी हुआ था ना। न्यू मशीनरी परचेज फॉर 50,000 बट अमाउंट वाज रॉन्गली पोस्टेड टू द फर्नीचर अकाउंट। इसका हमने रेक्टिफिकेशन किया था ना, बरोबर है। क्या थी रेक्टिफिकेशन एंट्री? पढ़ो। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू सस्पेंस। ओ वाह, क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट दिया है क्या? दिया है ना ट्रायल बैलेंस में। सस्पेंस अकाउंट एक वर्किंग नोट 1 बोल के लिख लो। सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। लिख रहे बेटा, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में 39,400। सर ये वर्किंग नोट क्यों बनाया आपने सस्पेंस का? अरे बाबा क्वेश्चन में सस्पेंस अकाउंट दिया है ट्रायल बैलेंस में, और सस्पेंस अकाउंट नीचे एडजस्टमेंट में बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो सस्पेंस का मुझे फाइनल बैलेंस चाहिए ना। क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस दिया हुआ है, और एडजस्टमेंट के अंदर में 4-5 जगह पे सस्पेंस आया, तो सस्पेंस का नेट बैलेंस कैसे निकालूंगा? अकाउंट बना के। इसीलिए मैंने सस्पेंस अकाउंट बना लिया। राइट, बताओ। पहली एडजस्टमेंट में मशीनरी। सर आपने पहली एडजस्टमेंट ही क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि ट्रायल बैलेंस का जब पहला आइटम मैंने लिखना चाहा तो मुझे समझ में आया कि इसके ऊपर तो एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट में हमने उसका इफेक्ट दे दिया। इफेक्ट क्या आया? मशीन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू सस्पेंस। बोलो बेटा, मशीन पहले वाला कितना था? 170। मशीन डेबिट हुआ है, मशीन बढ़ा क्या? बरोबर है क्या? क्या हुआ है? एक है ना, आपको मैं एकदम डिटेल में बता रहा हूं। देखो यहां पे लिखो मशीनरी अकाउंट वर्किंग नोट 2। ये देख रहे, एक ही बता रहा हूं। आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में भी लिख सकते हो। हाँ, आपको बैलेंस शीट में लिखना है वो भी लिख लो। ये ओपनिंग बैलेंस। दूसरा है मशीन टू फर्नीचर टू सस्पेंस। फर्नीचर में कितना था बेटा? देखो तो 5,000, और टू सस्पेंस 45,000। सो अल्टीमेटली मशीन के डेबिट में आ गया 50,000। बरोबर है क्या बच्चों? और सस्पेंस के क्रेडिट में बाय मशीनरी 45,000। बनाते जाओ आगे वर्किंग नोट, रुकना नहीं है, घबराना नहीं वर्किंग नोट से। सर हमें कैसे समझेगा कौन से पॉइंट पे वर्किंग नोट है? जिस पे एडजस्टमेंट है उसकी वर्किंग नोट बना लेना। फर्नीचर पे भी एडजस्टमेंट दिख रही है ना, वर्किंग नोट 4 फर्नीचर अकाउंट।
बोलो फर्नीचर का बैलेंस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 49,500। फर्नीचर अभी क्रेडिट हुआ बाय मशीनरी 5,000। हो गया क्या? उस एडजस्टमेंट का इफेक्ट दे दिया मैंने पूरा। पहली वाली एडजस्टमेंट में जो एंट्री थी उसका इफेक्ट दे दिया मैंने तीनों अकाउंट में। मशीन, फर्नीचर, सस्पेंस, मशीन, फर्नीचर, सस्पेंस। अगली एडजस्टमेंट में और कौन सा अकाउंट? चलो अगला आइटम देखो, अभी लिखना मत मशीन का बैलेंस फाइनल। मशीन फर्नीचर हो गया ट्रायल बैलेंस में। अगला आइटम है डेटर्स, वर्किंग नोट 5। डेटर्स कितने देखो तो 38,000। ढूंढो ढूंढो डेटर्स पे क्या एडजस्टमेंट है, ढूंढो। आगे बढ़ो जवान, बोलो डेटर्स 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 डेटर्स। कहाँ गया रे डेटर्स? अभी तो बोला था कहीं तो। अरे हमने डेटर्स का किया था ना रेक। हाँ, गुड्स रिसीव, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 5,600, ओमिटेड टू बी पोस्टेड इन द लेजर। क्या एंट्री किया था उसकी बताओ? सस्पेंस टू डेटर्स। डेटर्स को क्या किया हमने? डेटर्स को क्या किया? अरे क्रेडिट किया। कितना है बेटा? 5,000 ना? कितना अमाउंट है? 5,600। बोलते जाओ जल्दी जल्दी से। मैं आपसे सम सॉल्व करवा रहा हूं, आप मुझसे सॉल्व करवा रहे हो। 5,600 डन। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? अरे रुको मत, सस्पेंस के डेबिट में टू डेटर्स 5,600। सर कोई ऐसी डायरेक्ट ट्रिक नहीं है क्या कि डायरेक्ट फाइनल अकाउंट बन जाए? नो ऐसी कोई डायरेक्ट ट्रिक नहीं है। आपको एक एक रेक्टिफिकेशन हाथ से करना होगा, ठीक है। डायरेक्टली ऐसा कहां होता है मालूम है क्या? जब बुक प्रिंट करते हैं तो वह आंसर उतना प्रिंट कर देते हैं, तो डायरेक्टली वही होता है। यहां आपको करना होगा, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट आइटम क्या है? ड्राइंग्स। ये क्या है? फर्नीचर था ना? ये कौन सा अकाउंट आ रहे? फर्नीचर। और ये डेटर्स। हाँ, ड्राइंग के बारे में कुछ बोला है क्या? देखो, यस, गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, बट एंट्री किया ही नहीं। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेस, बस एक ही इतना ही है ना, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट दे दूं क्या रे इफेक्ट? है ना, यानी परचेस में से कम कर देंगे। कितने का ड्राइंग था? हाँ, सब 5,000 के ही है। और दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा? बैलेंस शीट के कैपिटल से लेस हो जाएगा। ड्राइंग गुड्स 5,000 लिख दिए क्या? 5,000 के दो इफेक्ट, बरोबर ना? 5,000 के दो इफेक्ट ही तो देना था, दे दिया मैंने। किसी को तकलीफ है तो पूछो वापस, बरोबर। दो इफेक्ट देना था, दे दिया। अगला आइटम पढ़ो, ट्रायल बैलेंस का। ट्रैवलिंग एक्सपेंस ढूंढो। ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? पक्का? कितने बेटा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस? 6,500। कहां लिखो? लिख दो ना फिर, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। फटाफट से आगे बढ़ो जवान। इंश्योरेंस, कोई एडजस्टमेंट है? लिखो, आगे बढ़ो। सैलरी, कोई ऑडिट फी, कोई एडजस्टमेंट है? मात्र 1,000। कैसा फर्जी सीए लाया इन्होंने। सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट है? बच्चा मैं तेरे भरोसे बैठा हूं, नो, सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, लिख दो 49,000। सैलरी के बाद रेंट पे कोई एडजस्टमेंट है? रेंट 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 नहीं है, 5,000। रेंट के बाद कैश इन हैंड, कैश पे कोई एडजस्टमेंट है? लिख दो क्या एज इट इज कैश? कितना है बेटा कैश? 7,800। चारों में से एक भी एडजस्टमेंट में कैश के बारे में कुछ नहीं था ना, सही है कि नहीं?
अरे पढ़ो ना, एडजस्टमेंट नहीं था, लिख देता हूं ना। कहाँ लिखो? ठीक है क्या? बोलो। हाँ हाँ हाँ, कहाँ दी है? नादान बच्ची फिर से कह रही है ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है, तो वो एडजस्टमेंट कहाँ है? वो अकाउंटेड है। हाँ तो जब वो आएगी तब मैं उसके साथ डील करूँगा, मैं अभी से क्यों चिंता करूँ उसकी? आने दोनों उसको, देख लेते, दो दो हाथ कर लेंगे उसके साथ। कैश एट बैंक, सीक्वेंस मत तोड़ो। वैसा अगर है तो मैं तो कटाकट कोई भी सीक्वेंस में सॉल्व कर लूँगा, तो आप एग्जाम में कैसे करोगे? एग्जाम में आपको पता होना चाहिए ना सीक्वेंस कैसा है। कैश एट बैंक, स्टॉक इन ट्रेड ये कौन सा है? ओपनिंग है या क्लोजिंग है? लिख दूं क्या ओपनिंग स्टॉक? प्रीपेड इंश्योरेंस एडजस्टमेंट नहीं है, हाँ करोगे वरना इसको भी एडजस्टमेंट। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है बेटा? 250। फर्नीचर थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, हाँ चल रहा बेटा, कहाँ से नीचे करूँ मैं इसको? ट ट ट ट ट ट ट ट, अरे तो गलत हो गया। अच्छा, नई चीज पता चली मुझे आज। पेन डन। देखो है ऐसी टेक्नोलॉजी आपकी नोटबुक में, इसलिए नोटबुक से रिश्ता तोड़ो, टैबलेट से रिश्ता जोड़ो, बट उसके लिए आपको सीएमए बनना होगा जल्दी जल्दी से। आ जाओ, प्रीपेड लिख दिया, प्रीपेड इंश्योरेंस 250। उसके बाद अगला आइटम क्या है? पढ़ो, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। कहाँ लिखो? कितना लिखना है? 21,200। डिस्काउंट 1500। प्रिंटिंग स्टेशनरी डिस्काउंट 1200 न दे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1500। परचेज लेस रिटर्न, परचेज लेस रिटर्न कितना दिया है? 4,60,000। थैंक यू, इन्होंने परचेज रिटर्न माइनस कर दिया, ठीक है। डिप्रिसिएशन मशीनरी फर्नीचर 30 और 5500। रे हे प्रभु, ठीक है बोलो अगला आइटम क्या था बेटा? डिप्रिसिएशन है। डिप्रिसिएशन मशीन और फर्नीचर। एक बच्चा बोल रहा सर सेकेंड एडजस्टमेंट में कैश है। भूल गया जानवी, आप भूल गए। सेकेंड एडजस्टमेंट की जो मैंने रेक्टिफिकेशन एंट्री करवाई, वीडियो को रिवर्स करो, पीछे जाके वापस देखो, ठीक है। बच्ची बोल रही सेकेंड एडजस्टमेंट में कैश है, लेकिन पोस्टिंग कैश में गलती की थी क्या? आप पोस्ट उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पढ़ो। रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या है? सस्पेंस टू डेटर। कैश है उसमें? जब कैश है ही नहीं तो कैश अकाउंट में इफेक्ट आएगा ही नहीं। यस और नो? कैश कहाँ है उसमें? पोस्टिंग जो गलती हुई है वो डेटर्स के अकाउंट में गलती हुई है, कैश में कोई गलती नहीं हुआ। सिर्फ कैश वर्ड आ जाने से कैश अकाउंट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता है। जानवी ध्यान दो, आप लोगों का ध्यान नहीं है बच्चों, आपको और कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना होगा, प्लीज़ बढ़ाओ।
चलो अगला आइटम क्या था, पढ़ो फटाफट से। डिप्रिसिएशन मशीन फर्नीचर का 30,000 और 5,500, बाद में और लिख देंगे ज़रूरत रहेगी तब। सस्पेंस का मैंने सस्पेंस का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिख दिया था ना। उसके बाद क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स है 82,000, क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट है क्या बता दो मुझे, ढूंढो। अरे ढूंढते भी नहीं बच्चे, कैसे बच्चे है रे, नहीं है, वेरी गुड। क्रेडिटर्स 4 एडजस्टमेंट होती है नीचे, है क्या उसमें कई क्रेडिटर्स? सर वो है ना ठकुराल, तो ठकुराल का अलग से लिख देंगे ना, ठकुराल को अलग से लिख देंगे। नहीं सर क्रेडिटर में लिखो, ठीक है उसमें लिख देना, क्या फर्क पड़ता है। ये लो क्रेडिटर्स इनर कॉलम में लिख देता हूँ बस, जिसको अब मिट नहीं रहा है आप अलग से लिख देना नीचे, अमाउंट पेएबल टू ठकुराल, ठीक है। बोलो क्रेडिटर्स कितने, 82,000। क्रेडिटर्स के बाद कैपिटल कितना है बेटा, 2,45,750। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी कितनी है, 1,500। प्रिंटिंग, ये आउटस्टैंडिंग सब एक साथ में लिख दूं क्या मैं, सैलरी प्रिंटिंग ऑडिट फी बैंक इंटरेस्ट, सैलरी प्रिंटिंग ऑडिट फी बैंक इंटरेस्ट, नहीं सैलरी प्रिंटिंग ऑडिट फी बस 3 ही रहेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, बैंक इंटरेस्ट वो तो मिला है हमें, इनकम है, तो तीनों की टोटल करके बता दो तो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सैलरी प्रिंटिंग और ऑडिट फीस, तीनों की टोटल करके बता। ओके है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी में मत ऐड करना, ट्रायल बैलेंस में दिया है मुन्ना मुन्नी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या एडजस्टमेंट में दिया रहता है, मतलब इसका इफेक्ट देना बाकी है, मतलब हम लोग इसको सैलरी में ऐड करते हैं और दूसरा लाइबिलिटी में। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में दिया मतलब अकाउंटिंग हो चुकी है, तो ट्रायल बैलेंस में अगर कोई आइटम दिया है तो उस आइटम से पूछो, हे आइटम बता क्या तू असेट है, ड्राइंग है, डेटर्स एक्सपेंस, लॉसेस, लाइबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम गेन, तो उस आइटम ने बोला वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तो P&L में आएगा क्या, नो, कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ये 11वीं कक्षा में आपने पढ़ा है, 12वीं में पढ़ा है, फाउंडेशन में पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो अभी मुझे फिर से पूछो। हाँ सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड अवेलेबल होते हैं बेटा नायर, ये भी अवेलेबल रहेगा, आ जाओ ध्यान देना। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट इनकम है क्या मेरे लिए, सर आपको कैसे समझा, क्रेडिट साइड में है ना इंटरेस्ट, क्रेडिट साइड में इनकम ही होगा शायद, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में इनकम ही है, बरोबर है क्या। चलो आगे, ऑल सेट। सेल्स लेस रिटर्न, सेल्स लेस रिटर्न 6 लाख, इनर कॉलम में लिखो, इस पे एडजस्टमेंट है 6,80,000 लिख दिया। आ जाओ क्या एडजस्टमेंट है, ढूंढो ढूंढो, पहली एडजस्टमेंट हो गई, दूसरी हो गई। सेल्स इंक्लूडेड 30,000 एज अ गुड सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ ठकुराल, और उसने हमें 15% कमीशन भी दिया। एंट्री क्या पास किया था इसका बताओ, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ठकुराल, इफेक्ट दे दो इसके। हाँ मुन्ना ध्यान देना, ठकुराल का इफेक्ट दे रहा हो अभी। सेल्स डेबिट किया यानी क्या है, गुड सोल्ड, सेल्स डेबिट यानी सेल कम, सेल कम यानी सेल माइनस। हमारे सेल में ठकुराल का सेल घुसा पड़ा है, निकाल के फेंको बाहर, निकालना है तो माइनस करूं ना। गुड सोल्ड ऑन बिहाफ ऑफ ठकुराल, खेल खत्म। पहला इफेक्ट तो दे दिया, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में ठकुराल, ये ले क्रेडिटर्स के नीचे चिपक के लिख दिया ऐसा ठकुराल, पर ठकुराल से लेना भी है ना, तो नेट इफेक्ट लिखो ना उसका,
30,000 इनर कॉलम में लिखा ठकुराल का, बरोबर है। और आगे उसका कमीशन लेना है क्या ठकुराल से? कमीशन के दो इफेक्ट बताओ। कमीशन मेरे लिए इनकम है, कमीशन फ्रॉम ठकुराल 4500, और दूसरा इफेक्ट ठकुराल से लेना है, लेना है तो ठकुराल को कम कर दूं क्या? सो नेट कितना देना है बताओ ना, बोलते क्यों नहीं? 25,500। $25,500 कुछ था रे इसमें? नहीं ना सर, ठकुराल को देना है वो लाइबिलिटी में दिखाओ 30,000, और जो ठकुराल से लेना है वो डेटर में असेट में दिखाओ। वैसा भी कर लो, एक ही पार्टी से लेना देना है तो नेट करके बता दिया। कैसा भी किया तो चलेगा, राइट? ऑल सेट, चलो आगे। पक्की बात ना बच्चों? सब लोग साथ में बेटा? ओके, प्लीज ध्यान देना। आ जाओ। पूरा ट्रायल बैलेंस हो गया, पहली एडजस्टमेंट हो गई, दूसरी एडजस्टमेंट हो गई, दूसरी भी हो गई ना रे भैया, मशीनरी का हो गया, दो इफेक्ट दे दिए उसके, दूसरी एडजस्टमेंट भी हो गई, तीसरी भी हो गई, फोर्थ भी हो गई, फोर्थ का कमीशन भी हो गया, खेल खत्म। अच्छा और कुछ दिए क्या? क्लोजिंग स्टॉक दिया है ना रे 47,500। कैसे बच्चे रे, बोलते भी नहीं। क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया है 47,500। दूसरा इफेक्ट 47,500। ओके, क्वेश्चन को बंद कर दो अब। अब बताओ क्या करूं? क्वेश्चन का सारा हिसाब किताब खत्म। क्वेश्चन में जो बैलेंसेस दिए थे, बैलेंसेस का एक जगह डिस्क्लोजर दे दिया, और क्वेश्चन में जो भी एडजस्टमेंट थी, एडजस्टमेंट के दो दो इफेक्ट दे दिए, राइट? पक्की बात? अब क्या करना है सर? अकाउंट क्लोज करो, और क्या? सस्पेंस में सारे इफेक्ट आ गए थे, कोई इफेक्ट छूटा नहीं ना? फर्नीचर वाला भी हो गया था, राइट? डेटर्स वाला भी हो गया था, राइट? आपके पास जो मैंने अभी रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखवा के दी, उसमें सस्पेंस कितने एंट्री में बताओ? 2 में है। देखो सस्पेंस में दोनों इफेक्ट आ गए क्या? 1 2, राइट? निकालो सस्पेंस का बैलेंस। बताओ। ओह वाह, खुशी मनाओ, सस्पेंस तो टैली हो गया। तो नए बैलेंस शीट में सस्पेंस आएगा क्या? खत्म। दूसरा अकाउंट क्लोज करो, मशीन अकाउंट। बोलो मशीन का बैलेंस कितना है बेटा? 2 लाख? हाँ, 2,20,000। 2,20,000। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बताओ। एडिशन कितना है? रुको, पुराने वाले पे डेप्रिसिएशन हो चुका है, सिर्फ एडिशन का बाकी है। एडिशन कितना हुआ मशीन में? 50,000। 50 कोस दूर जब बच्चा रोता है। तो बोलो डेप्रिसिएशन 15% डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन ओनली। क्यों सर? एडिशन कितना हुआ बताओ तो? 50,000 का, ये है एडिशन। सर पुराने वाले पे डिप्रिसिएशन हो चुका है। सर आपको कैसे समझा? ट्रायल बैलेंस पे डिप्रिसिएशन दिया है, राइट? कंट्रोल हरीश। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि मैं भूल जाता हूं, फिर से एक बार अगर चीखा चिल्लाया हफ्ता भर और कोई दिन गला पकड़ लिया तो वापस 2-3 दिन आपकी छुट्टी। इसलिए मेरे को धीरे बोलने की सलाह दी है डॉक्टर ने।
गाली भी मारे। 7,500 सही है। 2,12,500। चल डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट दे। डिप्रिसिएशन ऑन एडिशनल मशीन सही है क्या? ऑल सेट? पक्का 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 बरोबर ना? फर्नीचर का बैलेंस बताओ। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया था क्वेश्चन में? 49,500। और इसमें क्या कर दिया था हमने? ये कर दिया ना, तो बचा कितना 49,500 में से? हाँ 44,500। ओके चलो बच्चों ध्यान देना, काम की एडजस्टमेंट है। रुको, जगह है क्या थोड़ी सी वहां नीचे की अलग लिख के दो? फर्नीचर के वहां जगह है क्या नीचे आपके बुक में? है ना? थोड़ी सी आजू बाजू कहीं तो जगह है, नहीं तो अलग लिख लो, नहीं होगी तो जगह लिखो, लिख लो ना। वर्किंग नोट नंबर 6 वो तो क्लोज कर दो, वो तो क्लोज करो ना। 44,500 वो तो सही है, गलत नहीं है, मिटाना नहीं है कुछ भी। वर्किंग नोट नंबर 6 डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। चल रे भैया ध्यान दे। ए बेटा कहां से आया ये? फ्रॉम वर्किंग नोट नंबर 4 बरोबर है क्या? वर्किंग नोट नंबर 4 से ले लिया। सर आप ये अचानक क्यों कर रहे, पहले एक बार बता दो। अरे बाबा मशीन में भी किया था ना, मशीन में एडिशन हुई थी तो एडिशन के ऊपर एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन चार्ज किया ना। अब फर्नीचर के अंदर में भी डिप्रिसिएशन का मैटर है, बट उल्टा है। क्यों मालूम है क्या? फर्नीचर गलती से बढ़ा दिया था, तो फर्नीचर अब क्या करना पड़ेगा? कम। और फर्नीचर कम तो डिप्रिसिएशन भी कम। फर्नीचर कम तो डिप्रिसिएशन भी कम, और डिप्रिसिएशन कम तो फर्नीचर ज्यादा। नहीं समझे? डिप्रिसिएशन बढ़ता है तो असेट कम होती है, बराबर है। यहां पे गलती से फर्नीचर बढ़ा दिया था, अब फर्नीचर को क्या किया हमने? कम। कितने से बढ़ा दिया था? 5,000 से। Therefore, depreciation on wrongly added furniture now rectified. फर्नीचर गलती से बढ़ा दिया, उसे तो हमने रेक्टिफाई कर दिया, लेकिन जो गलती से फर्नीचर बढ़ाया उसके डिप्रिसिएशन को कौन रेक्टिफाई करेगा भैया? यस और नो? बताओ डिप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना है? 5,000। ये क्या था? रॉन्ग एडिशन ना। और इस 5,000 पे पूरा 10%, 500। फर्नीचर कम करना पड़ा ना हमें इतने से, देयरफॉर ये डिप्रिसिएशन क्या करेंगे हम लोग? ऐड। ये डिप्रिसिएशन लेस नहीं होगा। सर क्यों? अरे बाबा फर्नीचर गलती से बढ़ा दिया था, उसके बाद हमने फर्नीचर को क्या किया? कम। अब जब फर्नीचर को कम किया तो इसका डिप्रिसिएशन भी कम करना पड़ेगा कि नहीं? और डिप्रिसिएशन कम करेंगे तो टोटल फर्नीचर का बैलेंस बढ़ेगा कि नहीं? इसीलिए बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। क्लोजिंग बैलेंस टू बी शोन इन बैलेंस शीट। ये प्लस किया 500। ये बात समझ में आई? मशीन बढ़ा तो डिप्रिसिएशन बढ़ा,
तो नेट मशीन का बैलेंस कम हुआ। ये देखो, फर्नीचर का बैलेंस कितना लिखो, 45,000। क्लियर? ऑल सेट, पक्का? और फर्नीचर गलती से बढ़ा दिया तो हमने रेक्टिफाई करके फर्नीचर को कम किया, और फर्नीचर को कम तो डिप्रिसिएशन भी कम, डिप्रिसिएशन कम तो फर्नीचर बढ़ेगा। राइट? नहीं समझ में आया तो वापस पूछो। क्लियर है? नहीं समझा? पक्का? देखो ध्यान दे, चल ले रे बेटा। ये देख, फर्नीचर कितने का था पहले बता। हाँ, समझ ले, समझाने के लिए 100 रुपए का, ठीक है। फर्नीचर को हमने गलती से बढ़ा दिया, बराबर है। फर्नीचर को गलती से हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा, नीड टू रिड्यूस, फर्नीचर कम करना पड़ेगा। कितने से बढ़ाया, 20 से। सो रॉन्गली एडेड टू द फर्नीचर, कितना, 20 ना, तो 20 से कम कर दिया। सो फर्नीचर आ गया 80, और आप बैलेंस शीट में लिखने जा रहे थे 80, बट ये गलत है। आपने सिर्फ फर्नीचर कम किया जो गलती से बढ़ा दिया था। जो गलती से फर्नीचर बढ़ाया था उसका डिप्रिसिएशन का भी इफेक्ट रिवर्स करेंगे नहीं क्या? और डिप्रिसिएशन क्या करता है, असेट को कम, उसका इफेक्ट रिवर्स करेंगे तो असेट क्या होगी, बढ़ेगी। सो डिप्रिसिएशन ऑन दिस रॉन्ग एडिशन, कितना है डिप्रिसिएशन, समझ लो 10%, तो 2 ऐड बैक करके बैलेंस शीट में कितना आएगा, 82। ये समझा अभी? जब कभी भी आपकी असेट में कोई गलती होती है तो सिर्फ असेट की गलती मत सुधारो, उस असेट के पिछू पिछू उसका डिप्रिसिएशन को भी सुधारना होगा। राइट? ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? डन डन डन। चलो आगे। उसके बाद हो गया क्या है, ये अकाउंट क्लोज, ये हो गया, ये हो गया, मशीन अकाउंट हो गया। डेटर्स का हिसाब किताब बता दो, निकालो। 38 में से 5 गए, 33, 33 में से 600 गए, 32, 400, खेल खत्म। क्लोजिंग बैलेंस लिखो, डेटर्स। ये वर्किंग नोट 6 था। डेटर्स का वर्किंग नोट कौन सा है, 5, 32,400। बरोबर है क्या? खेल खत्म। सारी अकाउंट क्लोज, सारी वर्किंग नोट क्लोज, सारी एडजस्टमेंट डन। चलो भैया, ट्रेडिंग का बैलेंस निकाल सबसे पहले। अब परचेस लेस ड्राइंग लिखो, 4,55,000। करो। निकालो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस। 162,500। जीपी, जीपी 162,500। नेट प्रॉफिट निकाल बेटा। कितना है बेटा, 4,600। पक्का ना? $40,600। चेक करो बाकी बच्चे। नेहा, फर्नीचर वाला वर्किंग, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस आया, और उसके बाद उस रॉन्गली एडेड फर्नीचर के डिप्रिसिएशन के इफेक्ट को रिवर्स किया। उस रॉन्गली एडेड फर्नीचर के डिप्रिसिएशन को रिवर्स किया। राइट? लिख दो, प्रॉफिट इसमें ऐड करो, नेट प्रॉफिट 40,600। आउटर कॉलम में टोटल बता दो कैपिटल का,
2,86,000 लिखो, 2,86,350, 245,750 माइनस 5,000 बरोबर है क्या? डन। क्वेश्चन में जितने भी है सबके इफेक्ट ले लिए ना। एक क्वेश्चन में एक ड्राइंग दिया हुआ है चौथे नंबर का आइटम, उसका इफेक्ट कहां पे लिया हमने? क्वेश्चन में एक ड्राइंग दिया है ना, उसका इफेक्ट नहीं लिया है क्या हमने? ये लिख लो ना फिर, ड्राइंग 28,000 क्वेश्चन में दिया है ना एक ड्राइंग, वो कंसिडर नहीं किया क्या आपने कहीं पे? लिख रहे भैया, ट्रायल बैलेंस के अंदर में एक 4th नंबर का आइटम है ड्राइंग, देखो फर्स्ट पेज पे सामने ही दिख रहा है, लिखो बताओ, और माइनस कर दो इसमें से, लो 286,350 माइनस 28,000 कितना है बेटा? 245,750 माइनस 28,000 माइनस 5,000 प्लस 40,600। एक बच्ची ने कैलकुलेशन भी ढंग से नहीं किया है। पहले जो बताया था ना आपने, किसने? 286,350 किसने बताया था? आपने 5,000 कंसिडर किए क्या? वो कहाँ से किए? अभी करो नेट टोटल सही से। 253,350 ये आ रहा है प्लस माइनस करके। डन। चलो बैलेंस शीट की टोटल टैली करो, फटाफट से करो। तो ट्रायल बैलेंस पहले का टैली है, सारे एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट टैली है। सर्वज्ञ सैनी 3,63,950 ऐसा बोल रहा है एक बच्चा, 363,950। दूध पीता बच्चा भी करेगा ना। इजी है लेकिन बहुत बड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग है। डन। सेम क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 आपका होमवर्क है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का होमवर्क है, मुन्ना एंड मुन्नी। कहाँ गया रे पेन? डन। कल हम लोग सब लोग साथ में पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात, पार्टनरशिप, सिंगल एंट्री, और उसके बाद डन। बच्चों अब ध्यान देना, मैं आपको कुछ खास बातें बताने जा रहा हूँ जो कल हमको लगने वाली है। ठीक है, लिख लिया सभी ने? अच्छा, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं किसी को कोई डाउट है? सिंपल है, एक एक चीज़ हमने किया है बेटा, सारी चीज़ यहाँ पे लिख दिया है, एक एक आइटम हमने लिख करके लिया है ना। कहीं कोई एडजस्टमेंट में किसी को डाउट है तो एक बार फिर से पूछ लो लाइव स्ट्रीमिंग, और सर आपने ऐसा क्यों, कैसे, काय को किया, सर आपके दिमाग में ऐसा क्यों आया? एनीबॉडी? कोई आइटम है? पक्का? डन, क्लियर? सीक्वेंस फॉलो किया ट्रायल बैलेंस का। हाँ, वो लास्ट में ड्राइंग लिखना भूल गया था, ड्राइंग 4th आइटम वो लिख दिया आपने। बोल बेटा, पक्का? इसी बोल ले मुन्ना, हो गया? ऑल सेट? आ जाओ लिखो। इसका आगे का क्वेश्चन होमवर्क है, इसी की जैसा है, रेक्टिफिकेशन है, कंपलसरी होमवर्क है। हाँ,
सभी ने ट्राई करना है। सर उसका मॉडल आंसर मॉड्यूल में दिया हुआ है, मॉड्यूल से आपने देख लेना है ना। सॉफ्ट कॉपी मॉड्यूल की सभी के पास है, नहीं है तो गूगल बाबा से पूछो, हे गूगल ICMAI का इंटर ग्रुप 1 का मॉड्यूल का सॉफ्ट कॉपी दे, तो वो आपको देगा और आपने लेना है। तो सेकंड अपना 7 नंबर क्वेश्चन होमवर्क है, मैं कल बुक चेक करूँगा सभी का, प्लीज़ ट्राई करना है सभी ने। अब हेडिंग 2 NPO, नेक्स्ट लेक्चर में पार्टनरशिप और NPO रहेगा। पार्टनरशिप के 2 फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन है और उसके बाद तुरंत NPO स्टार्ट करना होगा, तो इसीलिए मैं आपको NPO के बारे में आइडिया दे रहा हूँ। NPO क्या होता है रे बेटा? नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रॉफिट अर्न करना ऑब्जेक्टिव नहीं है लेकिन प्रॉफिट हो जाता है। दगड़ू सेठ हलवाई, मंदिर, मस्जिद, चर्च, हॉस्पिटल्स, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, क्लब हाउस, है ना, ऐसी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बट उन्हें प्रॉफिट हो जाता है। उस प्रॉफिट को वो लोग प्रॉफिट नहीं कहते, उसे वो सरप्लस कहते हैं। सब प्रॉफिट होता कैसे उन्हें? अरे बाबा, मंदिर में डोनेशन आया 10 लाख रुपए का, मंदिर का खर्चा हुआ 6 लाख रुपए, तो 4 लाख का क्या हो गया? प्रॉफिट नहीं बोलना, सरप्लस। मंदिर में डोनेशन आया 6 लाख का, खर्चा हुआ 7 लाख, सर 1 लाख डेफिसिट। यस और नो? जनरली NPO कभी लॉस में नहीं होता, लॉस में धंधा करने वाले लोग होते, जो डोनेशंस के भरोसे चल रहे हो कभी लॉस में नहीं जाते। भारत की परिस्थिति है, विडंबना है। आ जाओ। सो हम लोगों को CMA इंटर में NPO का क्या है? फाइनल अकाउंट। सर क्यों? इसकी जर्नल एंट्री लेजर पोस्टिंग नहीं है क्या? वो तो वैसी रहेगी ना जैसी हम लोग हमेशा करते हैं। जर्नल एंट्री किसी की चेंज नहीं होती है, एंट्रीज, पोस्टिंग, रूल्स वो तो सब सेम ही रहेगा ना। सो हम लोगों को यहाँ पे क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट। सो हियर वी हैव टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। देयरफॉर अब समझदार बच्चे हो आप लोग, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? बैलेंसेस प्लस इंफॉर्मेशन, तो उसकी मदद से आपको क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट। NPO के फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है? NPO के फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है? लिखो जवानों। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसीट पेमेंट ये आपके रेगुलर कैश बुक की तरह है। इनकम एक्सपेंडिचर इज लाइक योर P&L। बैलेंस शीट इज लाइक योर बैलेंस शीट, राइट? डन। अब ध्यान देना, ये कैश बुक की तरह है मतलब क्या? ए मुन्ना, इस स्प्रेड में जो भी रिसीव हुआ वो सब यहां पे आ जाएगा। ऑल अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द परेड which may be related to any parade which may be related to any parade। और पेमेंट साइड में क्या आएगा? ऑल पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग द परेड, जो इस परेड में गया। ऑल का मतलब ऑल होता है। हाँ, मैंने मशीन खरीदने के लिए 10 लाख का पेमेंट किया करंट परेड में, क्या वो करंट परेड के पेमेंट में आएगा? हाँ। माल खरीदने के लिए पेमेंट किया तो वो भी यहीं आएगा? हाँ।
चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर का पेमेंट हो, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंस का पेमेंट हो, चाहे किसी को पैसा उधार दे रहे हो, चाहे और कुछ भी हो, ऑल पेमेंट्स, ऑल मीन्स ऑल होता है, उसे कोई फुल स्टॉप, कॉमा, अल्प विराम की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है। ऑल, ऑल मीन्स ऑल। बट कौन से पेमेंट्स? वो जो करंट पीरियड में किए हैं, विच में बी रिलेटेड टू एनी पीरियड। 50 साल पहले की सैलरी एक एम्प्लॉय की देना बाकी रह गया था, वो एम्प्लॉय आज बूढ़ा होके बेचारा आया, बोला साहब 50 साल पहले सैलरी लेना बाकी रह गया था, हमने आज उसको सैलरी दिया। बोलो क्या वो आज के रिसीट पेमेंट में आएगा? क्या आएगा? रिलेटेड टू एनी पीरियड। लेकिन वो 50 साल पहले की सैलरी आज के P&L में आएगी क्या? नो। P&L बोलता है भैया यू हैव टू फॉलो द अक्रूअल कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू मैचिंग। इस स्प्रेड से रिलेटेड खर्चे ही स्प्रेड में आएंगे, ना पिछले ना अगले, इसीलिए अगले खर्चे एडवांस माइनस करते हैं, और जो करंट पीरियड के खर्चे है लेकिन पेमेंट नहीं किया, देना बाकी है, वो ऐड करते हैं। कोई पिछला सैलरी का पेमेंट अभी किया और अभी के सैलरी में है तो वो भी माइनस कर देते हैं। सो P&L बड़ा टच्ची है, वो बोलता है भैया इस स्प्रेड से रिलेटेड ही आइटम लूंगा, वेदर पेड और नॉट पेड, स्प्रेड की ही इनकम लूंगा, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। अक्रूअल कॉन्सेप्ट मतलब ये अक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करता है और ये अक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं करता है। कुछ बात समझ में आई क्या सभी को? यस और नो? ड्यूरिंग विच में बी रिलेटेड टू, विच में बी रिलेटेड टू एनी पीरियड, which may be related to any period. इनकम एक्सपेंडिचर बनाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। डेबिट साइड में क्या आएगा? ओनली रेवेन्यू एक्सपेंस रिलेटेड टू करंट पीरियड, वेदर पेड और नॉट। इन सेंटेंसेस, इन वाक्य को अच्छे से अपने दिल दिमाग DNA में उतारना। और यहां पे क्रेडिट साइड में ओनली रेवेन्यू इनकम रिलेटेड टू करंट पीरियड, वेदर रिसीव्ड और नॉट। और बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट की तरह है, इसके बारे में ज़्यादा और कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ था इसमें सिंपल।